गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार साथियों। माय नेम इज सुमित शर्मा और आप जुड़ गए हैं सुमित एजुकेशन प्लेटफॉर्म से। हम इस प्लेटफॉर्म पे अभी हिंदू लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में 2 सेक्शन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। इसके अंदर हमने देखा कि शॉर्ट टाइटल, इसके साथ कहाँ कहाँ इसका एक्सटेंड होगा, कहाँ कहाँ इस एक्ट को हम लागू करते हैं। सेक्शन नंबर 2 जिसके अंदर हमने देखा कि इसे हम किन लोगों के ऊपर लागू कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस अधिनियम को हम कहाँ कहाँ लागू करते हैं। जनरली हमने देखा है कि बेसिकली ये जो एक्ट है वो हिंदू लॉ जो है वो हिंदू पे तो लागू होना ही है, लेकिन जो हिंदू रिलीजन के कहीं ना कहीं रूट से जुड़े हुए हैं, उनकी जड़ों से जो जुड़े हुए हैं, जो एक ही फिलॉसफी को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों के ऊपर भी हम हिंदू लॉ एप्लीकेबल करते हैं। अब इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इसी के आगे हम देखते हैं हमारा जो हिंदू लॉ का जो एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो हम पढ़ रहे थे, उसी के अंदर हम सेक्शन नंबर 3 और 4 आज डिस्कस करने चाहेंगे, जिसके अंदर डेफिनेशन क्लोज है और इसका ओवरराइडिंग है। इस एक्ट का अध्यारोही प्रभाव क्या होगा वो हम देखने को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए जुड़े हैं। जनरली आपने अगर एक्ट पढ़े होंगे तो वहाँ 2 वर्ड्स होते हैं। आगे हम देखते हैं 2 वर्ड्स होते हैं, या तो आपने देखा होगा डेफिनेशन, परिभाषाएं, या इसी के साथ एक आपने देखा होगा निर्वचन खंड। दोनों का बेसिकली जो डिफरेंस है, दोनों का जो अंतर है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जहाँ पर स्पेशली कोई चीज़ के लिए हमने डिफाइन कर रखा है, डेफिनेशन का मतलब है कि डिफाइन, और डिफाइन का मतलब स्पेसिफिक डिफाइन। किसी भी रेफरेंस के अंदर हम देखेंगे, अगर हमने डेफिनेशन वर्ड का यूज़ किया है या परिभाषा शब्द का प्रयोग किया है, तो ये मान करके चलिए कि वहाँ पर जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो एकदम स्पेसिफिक है, उसको आप कहीं पर भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हिंदू लॉ के रेफरेंस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि हमने देखा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर हमने सेक्शन नंबर 3 में डेफिनेशन या परिभाषा शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब जो इस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है वो एकदम स्पेसिफिक है, उसको आप चेंजेस नहीं कर सकते, उसका चेंजेस करने का मूड भी नहीं है, चेंजेस करने का हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। मतलब इस रेफरेंस में इस पूरे लॉ के रिगार्डिंग जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो हर जगह वैसे ही यूटिलाइज किया जाएगा जैसे कि इस डेफिनेशन क्लोज के अंदर हमने दे रखा है। हमने यहाँ पर जो जो डेफिनेशंस दे रखी है, जिन जिन वर्ड्स को हमने डिफाइन कर रखा है वो एकदम स्पेसिफिक है, उसको इस लॉ के रेफरेंस में कभी भी चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई और लॉ पढ़े हैं, जैसे हम देखें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 1882 एक्ट हम देखते हैं, वहाँ एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया गया है इंटरप्रिटेशन क्लोज या निर्वचन खंड। इसका मतलब वहाँ जो भी डिफाइन किया गया है वो स्पेसिफिक उसी लॉ के रेफरेंसेस में है। दैट मीन्स हम उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम उस रेफरेंस में उसका वर्ड यूज करेंगे और उसके बाद में उसका यूटिलाइज और जगह हो सकता है, चेंजेस किया जा सकता है। एक एग्जांपल देकर के मैं आपको बताऊं कि यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया है सपिंडा रिलेशन। सपिंडा रिलेशन, यहां इस वर्ड का यूज स्पेसिफिक है। आप कहीं पर भी सपिंडा रिलेशन देखेंगे तो वही वर्ड यूज किया जाएगा जो इस डेफिनेशन क्लोज के अंदर दे रखा है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति।
अचल संपत्ति का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब व्हाट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब ये मान के रख रहे हैं जिसका मूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर देखते हैं तो वहां पर लिखा गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। इसका मतलब ये अपने आप में इमूवेबल प्रॉपर्टी का नेचर है, लेकिन इस एक्ट के रेफरेंस में, किस एक्ट के अंदर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रेफरेंस के अंदर, टीपीए के अंदर उस वर्ड का यूज इस तरीके से किया जाएगा कि इनको छोड़ करके जो आंसर होगा, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो तो हो सकती है, लेकिन इन वर्ड्स को हमने इसलिए बाहर किया है क्योंकि इस एक्ट का नेचर वैसा है, ठीक है। तो निर्वचन खंड का मतलब आप मान करके चले जहां पर इस निर्वचन या इंटरप्रिटेशन क्लोज का यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक केवल उसी एक्ट के रेफरेंस में है, यूनिवर्सल उसकी डेफिनेशन कुछ और होगी। लेकिन जहां पर हमने किसी एक्ट के अंदर डेफिनेशन क्लोज ऐड किया है तो हम मान करके चलते हैं उसका यूनिवर्सल भी वर्ड मीनिंग वही होगा जो हमने डेफिनेशन के अंदर इस एक्ट के अंदर दिया है, ठीक है। तो ये जनरल चीज है जो हम इसके पहले यहां डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इस सेक्शन नंबर 3 की बात करते हैं जो कि हम इस एक्ट के अंदर देख रहे हैं। सेक्शन नंबर 3 के अंदर अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 3 के अंदर परिभाषाएं दे रखी है, डेफिनेशंस दे रखी हैं। सबसे पहले जो मीनिंग है वो हम जनरली देख लेते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब होता है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय, जिला न्यायालय इसका मतलब केवल एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही इसका जुरिडिक्शन है, डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं है। जैसे कि हम बात करें जयपुर, जयपुर के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। हम बात करें सीकर, सीकर के अंदर भी है। जैसे कि हम बात करें इंदौर, इंदौर में भी हो सकता है भोपाल, ये अपने आप में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। इनके अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट्स का आप नाम ले सकते हैं, जैसे कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट का बात करें, जैसे कि इलाहाबाद, जिसको आजकल आपने प्रयागराज कह दिया, ठीक है। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात है, जिस कोर्ट का जुरिडिक्शन उस पर्टिकुलर और डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका यूटिलाइज किया जा रहा है, उसका यूज, उसका जुरिडिक्शन किया जा रहा है, तो हम उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कह देते हैं, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें तो जो कोर्ट की हायरार्की है वो सबसे नीचे जो होती है वो जीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो होता है वो सीजीएम, ठीक है ना, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कई जगह हम इनको एमएम भी कहते हैं, सीएमएम कहते हैं, चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, या इसको हम कह सकते हैं एमएम, ठीक है। इसके ऊपर जो होता है वो होता है एडीजे कह सकते हैं हम इनको, या कहीं पर जहां पर असिस्टेंट्स है, एडिशनल्स हैं, वहां पर हम बात करते हैं, या डीजे कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। इन्हीं कोर्ट्स को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो दो तरह के रेफरेंस में काम करता है। अगर वो सिविल मैटर सुन रहा है तो उसको हम सिविल कोर्ट या जिला न्यायालय कहते हैं, लेकिन अगर आपराधिक मामले सुन रहा है तो उसको हम सत्र न्यायालय कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर है, जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूं, ध्यान रखें आप। इसके ऊपर हम बात करते हैं हाई कोर्ट, जिसको हम उच्च न्यायालय, केवल एक राज्य के अंदर एक ही हो सकता है, ठीक है। और डीजे कोर्ट की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर हम बात करें, तो हर जिले के अंदर, जिले में एक होता है। राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं जानते ही हैं आप सभी लोग, 41 जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग है। तो जितने न्यायालय हैं, जितने जिले हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मान करके चलते हैं। हाई कोर्ट के ऊपर एक ही न्यायालय है, आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय पूरे इंडिया के अंदर एक ही है, पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही है।
ठीक है, भारत के अंदर एक ही है, सर्वोच्च न्यायालय, उसको उच्चतम न्यायालय आप कहते हैं। इस तरीके से इसकी हायरार्की बनी हुई है। ठीक है, एक्चुअल में लॉ में जो डेफिनेशन दे रखी है, सेक्शन में जो डेफिनेशन दे रखी है, वो हम बाद में एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन अभी तक आप समझने के लिए पहले हम सेक्शंस को समझते हैं, इनके डेफिनेशन को, जनरली इनका वर्ड मीनिंग क्या होता है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद में जो एक्चुअल में लॉ बना हुआ है, जिसके अंदर लॉ में जो हमको डेफिनेशन दे रखी हैं, जिसका जुरिडिक्शन एक सिविल एरिया के अंदर होता है, उस एरिया के अंदर होता है, तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, ऐसा कि हम इसमें देखते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं, कुछ कुछ रिलेशंस हैं जिनको हम ब्लड रिलेशंस कहते हैं। तो हमारे पास 3 ब्लड रिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फुल ब्लड रिलेशन। फुल ब्लड रिलेशन क्या होता है, इसी के साथ अगर हम बात करें हाफ ब्लड रिलेशन क्या होता है, इसी के साथ हम बात करें तो हाफ ब्लड रिलेशन, हाफ ब्लड रिलेशन क्या होता है वो हम देख रहे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं यूट्रिन ब्लड, यूट्रिन ब्लड रिलेशन क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहीं मैंने कैपिटल में लिख दिया, कहीं स्मॉल में लिख दिया, लेकिन इनका अर्थ जो है वो एक ही है, कोई अंतर नहीं है विशेष। पूर्ण रक्त को हम पूर्ण रक्त कहते हैं, इसको फुल ब्लड रिलेशन को पूर्ण रक्त संबंध, इसको हम कहते हैं अर्ध रक्त संबंध, अर्ध रक्त संबंध, इसको हम कहते हैं एकोदर, एकोदर रक्त संबंध। क्या होता है ये समझें आप। सबसे बड़ी बात ये है कि तीनों का रिलेशन जो है वो एक ही तरह से होता है, तो या फिर तीनों में अंदर अंतर है, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल ब्लड रिलेशन का मतलब जिनके मदर और फादर एक ही हैं, 2 व्यक्तियों के बीच में अगर रिलेशन का हम जज कर रहे हैं तो फिर हम ये क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक बात और मैं आपको नोट कराना चाहूँगा, एक बार मैं नोट ये कराना चाहूँगा आपको कि जब तक हम एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, जब तक हम एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, तब तक हम मान करके चलेंगे कि ए का मतलब हमेशा मेल है, ठीक है, पुरुष है, और बी का मतलब हमेशा फीमेल है। ठीक है, ध्यान रखें, जब तक हम कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तब तक हम ए का मतलब मेल लेकर के चलेंगे, इसका मतलब पुरुष माना गया है, और बी का मतलब हमेशा हम फीमेल मान करके चलेंगे जब तक हम एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं दें। ठीक है, ए और बी के बीच में शादी होती है, इनके 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम है सी और एक है डी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सी और डी की। ठीक है, ए और बी का जो शादी होती है उसके बाद में 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम है सी और डी। सी और डी के रिलेशन की बात कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कौन सा ब्लड रिलेशन इन दोनों के बीच में है, उस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। सी और बी के बीच में रिलेशन जो है, अगर उनकी मदर एक ही है दोनों की, और उनके जो फादर हैं वो दोनों के एक ही हैं, दैट मीन्स सी के फादर भी ए हैं और डी के फादर भी एक ही हैं। इसी तरीके से सी की मदर भी एक ही है और डी की मदर भी वही है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो फुल ब्लड रिलेशन माना जाएगा। ठीक है, जिन व्यक्तियों के एक ही पूर्वज और एक ही पूर्वजा है, जिन व्यक्तियों की एक ही माता और उनकी एक ही पिता हैं, दोनों के बीच का जो संबंध होगा वो फुल ब्लड रिलेशन या पूर्ण रक्त संबंध माना जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा।
आगे चलते हैं, अर्धरक्त की बात कर रहे हैं। अर्धरक्त संबंध क्या होंगे? जहां की एक व्यक्ति है ए, ठीक है, इसकी दो पत्नियां हुई, एक की पत्नी का नाम है बी और एक पत्नी का नाम है एक्स। एक पत्नी का नाम है एक्स। बी से एक बच्चा होता है जिसका नाम है सी और एक्स से एक बच्चा और होता है जिसका नाम है वाई। ठीक है, ए है, उसकी दो पत्नियां हैं बी और एक्स। बी से एक संतान होती है सी और वाई, एक्स से एक संतान होती है जिसका नाम है वाई। क्लियर? यहां हमने देखा ए और बी एक ही पति पत्नी है, दोनों के बीच में से अगर शादी होती है, दो बच्चे होते हैं सी और डी। यहां पर देख रहे हैं एक ही पिता है सी के और डी के, उसी प्रकार डी के भी एक ही पिता है, वही सेम जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं ए की। इनकी दो पत्नियां हैं जिसका नाम, एक का नाम बी है, एक का नाम एक्स है। बी से एक संतान होती है जिसका नाम है सी, एक्स से एक संतान होती है जिसका नाम है वाई। अगर सी और वाई के बीच का रिलेशन देखा जाए तो हम यहां डिस्कस करेंगे कि जिनके पिता तो एक हैं लेकिन उनकी मदर, दैट मीन्स उनकी मदर अलग अलग हैं, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हाफ ब्लड रिलेशन माना जा रहा है। क्लियर? जिनके पिता एक हैं, पूर्वज एक हैं, लेकिन पूर्वजा अलग अलग है, माताएं अलग अलग हैं, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हाफ ब्लड रिलेशन माना जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति हैं बी जो फीमेल है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर कोई व्यक्ति, एक की हम बात कर रहे हैं तो मेल माना जाएगा, एक अगर किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं बी की तो हम मान करके चलेंगे फीमेल है, जब तक हम एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं देखें। सेम देख रहे हैं, बी, यहां पर भी बी और यहां पर भी बी। क्लियर? इसकी एक शादी हुई जिसका नाम है ए, ठीक है, ए से एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम है सी। क्लियर? फिर इसने शादी करी वापस, जो हम बात कर रहे हैं जेड लिख देते हैं, ठीक है, जेड से एक संतान हुई जिसका नाम क्या है वाई। क्लियर? अब वापस वही रिलेशन सी और वाई के बीच में क्या रिलेशंस हैं, ठीक है, यहां हम मान करके चलेंगे, जैसा कि वर्ड मीनिंग से ही हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, एकोदर यूट्रिन, ठीक है, एक कोदर का मतलब एक ही उदर, एक ही उदर, उदर का मतलब होता है पेट, ठीक है, एक ही उदर से पैदा होने वाली संतान। यहां पर देखेंगे सी के लिए भी मदर वही है, सी के लिए भी मदर वही है, देख रहे होंगे आप, और वाई के लिए भी मदर वही है, ठीक है, सी के लिए भी मदर वही है और वाई के लिए भी मदर वही है। दैट मीन्स इनका यूट्रस जो है, यूट्रिन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप वर्ड मीनिंग ले लीजिए यूट्रस, तो सी के लिए भी वही यूट्रस से पैदा हुआ है और वाई भी उसी यूट्रस से पैदा हुआ है। पिता दोनों के अलग है, दोनों के पिता अलग है, सी के पिता ए है, वाई के लिए जेड है। यहां हम इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो यूट्रिन ब्लड रिलेशन या एकोदर रक्त संबंध माना जाता है, जिनका एक ही उदर से पैदा होने वाली दो संतान, लेकिन उनके पिता अगर अलग अलग हैं तो हम दोनों के बीच का जो रिलेशन मानेंगे वो एकोदर रक्त संबंध या फिर यूट्रिन ब्लड रिलेशन माना जाता है। आई थिंक आपने यहां तक समझा होगा, इजी है। आगे चलते हैं, चलिए एक मीनिंग और बात करते हैं। जो आप कस्टम की बात करें तो कस्टम के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, तो कस्टम के बारे में ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है और समझने के लिए, फिर भी अगर हम वर्ड मीनिंग निकाल करके लगते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी डेफिनेशन सेक्शन 3 के अंदर भी हमने एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जहां पर हमने देखा है कि अगर एक ही कोई रूल को कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मिटी, अगर हम बात करें कंटिन्यूसली वर्ड यूज कर रहे हैं और यूनिफॉर्मली एक ही तरीके से लिखा है स्पष्ट यहां पर, ऐसा कोई नियम जो लगातार कंटिन्यूसली लगातार और एक समान रूप से उसका पालन किया जा रहा है, तो हम
उस रूल्स को समुदाय के लिए, जनजाति के लिए, समूह के लिए, परिवार के लिए लंबे समय से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हम हिंदुओं में उसको कानून का दर्जा प्राप्त हो जाता है। लेकिन निश्चित हो जनजातियों के विरुद्ध नहीं हो। जिनके लिए हम बात कर रहे हैं वह किसी प्रकार के लिए, पहली बात सटन हो, निश्चित हो, उसको चेंजेस नहीं किया जा सकता। और यहां पर हम बात करें जिस कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं, जिस ट्राइब्स एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं, वह उसके अगेंस्ट नहीं हो, वह उनको फॉलो कर। भले ही वो एक अलग मैटर है कि उसके लिए हम अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेटिव लॉ लेकर के आ गए हैं, लेकिन उस समुदाय के लिए वह एक कस्टम तभी मानी जाएगी जब तक उसको उस जनजाति कम्युनिटी या सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है। हम मान करके चलेंगे वह उनके लिए कस्टम मानी जाए। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। सती प्रथा जो है वो एक ऐसी कस्टम है जो हम उस पर लॉ बना करके लेके आ गए, लेजिस्लेटिव लॉ हमने बनाया है उसके लिए, पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया कि सती प्रथा अब नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कि वह कस्टम है कि नहीं है, तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि कंटिन्यूसली उसका यूज हो रहा था या नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आज 5 साल 10 साल यूज हुआ फिर बंद हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूसली उसका यूज हो रहा है और उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से उसका किया जाना चाहिए था, ठीक है। तो वहां पर हम मान करके चलेंगे उस कम्युनिटीज के लिए वह कस्टम बन गई है, ठीक है। दूसरी बात, हम उस कस्टम की बात करें तो मस्ट बी सर्टेन, निश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज होगी, चेंजेस करने का राइट्स होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम मान करके चलेंगे कि वह निश्चित होगा। सेकंड, वह उस जनजाति के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर जनजाति के अगेंस्ट ही हो गई तो फिर वो कस्टम नहीं बन पाएगी। जब उस कम्युनिटी, उस सोसाइटी और या फिर उस जो है टाइप्स एरिया की जनजाति ने अगर उसको एक्सेप्ट करना ही छोड़ दिया है तो फिर वह कस्टम नहीं बनेगी, उसका कस्टम को हम कैंसिल या छोड़ देंगे। या किसी परिवार ने विशेष रूप से लागू किया गया है, परिवार ने उसको या तो मान करके चलेंगे या परिवार ने उसको बंद ना किया हो। परिवार अब भी कुछ फैमिलीज की अगर हम बात करें तो कस्टम हो सकता है 3 तरीके से हो सकती हैं। फैमिली वाइज भी हो सकती हैं, लोकल भी हो सकती हैं, फैमिली वाइज भी हो सकती हैं, लोकल भी हो सकती हैं, या फिर नेशनल लेवल पर या राष्ट्रीय कस्टम्स भी हो सकती हैं। फैमिली की कस्टम्स में मान करके चलेंगे केवल कस्टम फैमिलीज या कुछ फैमिलीज के ऊपर ही उसका इन्वॉल्वमेंट या फिर उसके ऊपर ही इसका एप्लीकेशंस होता है। लोकल की बात करें तो एक सोसाइटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, भले ही वह कहीं पे रहती है, वो बंगाल में भी रह सकता है, वो असम में भी रह सकता है, वो एक हम राजस्थान या एमपी में भी रह सकता है, यूपी में भी रह सकता है, तो वो लोकल है, उसको हम मान करके चलेंगे कि वह स्टेट लेवल पे भी उसका यूटिलाइज हो रहा है। एक फिक्स कम्युनिटी उसका यूज़ कर रही हैं तो हम मान करके चलेंगे। लेकिन कहीं पर है कि उसका नेशनलाइज हो रहा है, सभी जगह उसका यूटिलाइज किया जा रहा है, तो वह राष्ट्रीय रूढ़ियाँ भी मानी जा सकती है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि एक सती प्रथा है, राष्ट्रीय रूढ़ी थी, तो समय रहते हुए हमने माना कि ये अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है, मानवों के विरुद्ध है, जो मानव अत्याचार है वो नहीं होना चाहिए, और विशेषकर महिलाओं की गरिमाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। तो डिग्निटी ऑफ फीमेल की बात अगर हम करें तो उसके अगेंस्ट था, इस कारण से हमने उस कस्टम को यहाँ पर जो लॉ बना करके उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, सेम ही है, कुछ यहाँ पर एक्ट भी दे रखे हैं, कुछ हमने केस लॉज भी बना रखे हैं। हरिप्रसाद वर्सेस वाल्मीकि में कहा गया है किसी भी रीति रिवाज को मान्य तभी माना जाएगा जब उसे स्पष्ट निश्चित साक्ष्य से हम उसका सिद्धकरण कर दें, एविडेंस दे दें। मात्र दावे पर्याप्त नहीं है, केवल ये कह दिया होती है कि नहीं होती, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी है या नहीं है, आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा ही कि उसे हम कब से और कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। टाइम पीरियड डजंट मैटर, टाइम पीरियड आप बता भी नहीं पाएंगे। अगर किसी कस्टम का आपने टाइम पीरियड बता दिया कि साहब 1843 से यूज़ कर रहे हैं, या 1560 से यूज़ कर रहे हैं, या 1660 से यूज़ कर रहे हैं, या 1950 से यूज़ कर रहे हैं, अगर किसी कस्टम का टाइम पीरियड फिक्स है तो हम मान करके चलेंगे तो कस्टम बनी नहीं सकती है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वह कंटिन्यूसली आ रही है और परपेचुअल है, चिरस्थायी है, आगे भी चलती रहेगी। हम ये नहीं कह सकते हैं और 10 दिन ही चलेगी, ठीक है। तो
उसका कोई टाइम पीरियड से स्पष्ट नहीं हो सकता है तो ही है। लेकिन इंग्लैंड के अंदर देखे जाए, अमेरिका के अंदर देखा जाए तो एक फिक्स टाइम पीरियड हमने फिक्स कर रखा है कि इन कस्टम का यूटिलाइज हम किस स्तर पर किए जाते हैं। एक फिक्स राजा को हमने बता दिया कि उस राजा के बर्थडे से हम या उसके जन्म से हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तब उससे पहले की जो कस्टम्स होगी वो मान्य नहीं होगी, और उसके बाद उससे पहले की जो कस्टम्स उनको मान्य होगी, लेकिन उसके बाद की जो कस्टम्स उनको मान्य हम दर्जा नहीं देते हैं, उनका हम कस्टम का दर्जा नहीं दे पाएंगे। ठीक है। नीतू ग्रोवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सपिंड संबंध में विवाह पूर्णतः वॉइड है, पूर्णतः शून्य है। ठीक है। जब तक कि वैध प्रथा उसे स्वीकृत ना कर दे, केवल पारिवारिक सहमति से सपिंड विवाह वैध नहीं हो जाता। हमने कहा दो परिवार है, अगर ए और बी चाहते हैं कि वह दोनों शादी कर लें और उनकी दोनों की फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो सपिंड रिलेशन के अंदर हम मैरिज कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको कस्टम हम मान लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फैमिली इसकी कंसेंट होना किसी प्रकार से कस्टम को अलाउ नहीं करता है। कस्टम अलाउ का मतलब एक तो परपेचुअल होना चाहिए, दूसरी बात उसकी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूसली उसका यूटिलाइज होना चाहिए, एंशिएंट होना चाहिए। प्राचीन कितना होना चाहिए ये हमें नहीं पता है, लेकिन प्राचीन होनी चाहिए जिसका हम टाइम पीरियड डिसाइड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। आगे कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। एनी एरिया फॉर विच इज द सिटी सिविल कोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, द कोर्ट एंड एनी अदर एरिया टू द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन है इसका, इंक्लूड अनदर सिविल कोर्ट्स स्पेसिफाई बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए स्पेसिफाई करती है उनके एरिया के अंदर हो सकता है। ठीक है। जनरली अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में हमने ऑलरेडी देखा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में हमने ऑलरेडी देखा, केवल जिला न्यायालय में लागू किया जाएगा, जिला न्यायालय से आगे नहीं किया जाएगा। दो जिला का जो वो अगर कोर्ट चाहती है, दैट मीन्स सुप्रीम अथॉरिटी चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट अगर ऐसा मानती है कि दो छोटे जिले हैं और दो छोटे जिलों के लिए भी अगर एक ही जिला कोर्ट माना जाए तो वो भी संभव है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक इतना बड़ा जिला है, इसमें एक से अधिक भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि जब अगर बात करें हम कि सिकर जिले के लिए, अगर कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा, ऐसा नहीं है। एक से अधिक भी, जिनको हम एडीजे अपॉइंट करते हैं, जो सबऑर्डिनेट काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, ठीक है ना, या डिस्ट्रिक्ट जज के लिए वो काम करते हैं, उनकी पोस्ट भी हम क्रिएट करते हैं। ठीक है। जहां पर जिले बड़े होते हैं, जैसे कि हम बात करें जयपुर जिले की बात करें, हम इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, बेंगलोर की बात करें, तो वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट जज या एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से काम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो एक होगा लेकिन उनके अंदर काम करने वाले जो जज हैं, जिनके लिए अपनी सेवाएं देने वाले जो जज हैं, वो एक से अधिक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जुरिडिक्शन बड़ा है, उनका एरिया बड़ा है, उनके सिविल कोर्ट्स जो है उनका एरिया बड़ा होने की वजह से हम उनका पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहां है जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ही, लेकिन अगर हम बात करें केवल हिंदू लॉ के मैटर की या फैमिली मैटर्स की बात करें तो स्पेसिफिक हमने एक फैमिली कोर्ट एक्ट, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 बना रखा है, जिसके अंदर लिख रखा है जहां पर हमें रिक्वायरमेंट है कि फैमिली मैटर्स को केवल फैमिली कोर्ट से सुनेगी, उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम नहीं करेगा। उस पर्टिकुलर रेफरेंस के अंदर हम मान करके चलेंगे कि वहां पर फैमिली कोर्ट्स लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करेगा। तो जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डेफिनेटली बात है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा, लेकिन जहां पर ऑलरेडी हमने फैमिली कोर्ट्स बना रखे हैं, ठीक है, फैमिली कोर्ट बना रखे हैं, फैमिली कोर्ट हमने बना रखे हैं, वहां पर हम फैमिली कोर्ट ही उन मामलों को जो इस एक्ट के मामले आएंगे, उस एक्ट के रेफरेंस में जो भी पिटिशनर या केसेस आएंगे उनको फैमिली कोर्ट सुनेंगे, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनेगा। ठीक है। तो जहां पर फैमिली कोर्ट्स हैं वहां पर फैमिली कोर्ट्स ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, क्योंकि उनका लेवल जो है, उनका जो जुरिडिक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल का ही है। ठीक है। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं बर्डन के अकॉर्डिंग, कि कुछ मामले ऐसे आते हैं जहां का डिस्ट्रिक्ट छोटा है,
तो वहां पर सभी मामले हैं वो एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुन सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम चल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जब एरिया बड़ा होता है, सिविल ज्यूरिडिक्शन जो होता है वो बड़ा होता है, तो हम अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क, जो हमारा काम का जो नेचर है, प्रकृति है, उसके आधार पर हम उनको कोर्ट्स को अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग बांट देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एनआई एक्ट के मैटर हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो हमारे चेक्स बाउंस के मैटर्स होंगे वो अलग कोर्ट सुनेगा, साइबर क्राइम्स होंगे उनके लिए अलग कोर्ट्स हमने बना दिए हैं। इसी प्रकार कोई सांप्रदायिक मामले हैं, कम्युनिटीज़ के जो मामले हैं उनके लिए अलग कोर्ट बना दिया गया है, एससी एसटी के जो मामले हैं उनके लिए हमने अलग कोर्ट बना दिया है, ठीक है। इसी तरीके से फैमिली मैटर्स के लिए भी हम फैमिली कोर्ट अलग से सेपरेट बना देते हैं, जो लाइक एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल का ही होता है, लेकिन उन मामलों को सुनने के लिए हमने एक एक्ट भी बना रखा है। सबसे बड़ी बात है, उस फैमिली कोर्ट को हम निर्माण कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, वो हमने फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया है। जहां पर जिस डिस्ट्रिक्ट्स में हमने फैमिली कोर्ट्स बना रखे हैं, तो वहां पर जो इस एक्ट के जो मैटर हैं वो फैमिली कोर्ट सुनेगा, लेकिन जहां पर हमने फैमिली कोर्ट्स नहीं बना रखे हैं वहां पर वहां का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सुनेगा। अब एडीजे सुनेगा या डीजे सुनेगा, वो उनके रेफरेंस के अकॉर्डिंग है कि वो किसको उसका ज्यूरिडिक्शन देता है, किनको उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो उस डिस्ट्रिक्ट जज या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर है। वो इस संदर्भ में वो उनका ज्यूरिडिक्शन उनके पास ही है, उनके पावर्स जो हैं वो इनहेरेंट पावर्स जो हैं वो किसको उसको मामले देता है, वो उसी समय हम इस स्तर पर अकॉर्डिंग टू ज्यूरिडिक्शन तय करते हैं, चेक करते हैं, जो उस डिस्ट्रिक्ट के मामले में देखने को हमको मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से इनके पावर जो होंगे वो भी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं, क्योंकि इनका जो पावर है, एस्टेब्लिश करने का जो राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, लेकिन काम करने का जो तरीका है वो कोर्ट्स का हो सकता है। जो रिप्रेजेंटेशन है वो कोर्ट किसको करती हैं, कोर्ट्स की हायरार्की को करती हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर, काम का जो वर्क है वो स्टेट गवर्नमेंट अधिकृत या अनुसूचित या फिर जो है नॉमिनेट हम इनको कर देते हैं। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, सेम ही वही है, फुल ब्लड रिलेशन, जहां पर दो व्यक्ति एक ही पूर्वज और उसी ही पत्नी के वंशज हों। जैसे कि मैंने देखा है, आपने बताया हम बात करें ए और बी, दो बच्चे हैं सी और डी, ठीक है। इन दोनों के बीच के अंदर अगर रिलेशन देखते हैं तो उनकी मदर भी एक है और फादर भी एक ही। इस तरीके से हाफ ब्लड रिलेशन की बात करें, दो व्यक्तियों के एक ही पूर्वज के वंशज हो, लेकिन पत्नियां अलग अलग हों, पत्नियां अलग अलग हैं। एंचेस्टर एक है ए, इसकी एक पत्नी है जिसका नाम बी है, एक पत्नी है जिसका नाम है एक्स, हमने देखा था, ठीक है। इसका एक लड़का हुआ जिसका नाम बी का सी कर देते हैं या हम वाई कर देते हैं, दोनों का रिलेशन देखते हैं। इसका मतलब इनके जो फादर है वो तो एक है, लेकिन जो मदर है वो दोनों के अलग अलग हैं। हाफ ब्लड रिलेशन हमने इनको कहा है। इसी प्रकार यूट्राइन ब्लड रिलेशन, गर्भज रक्त कह सकते हैं, या मैंने आपको बताया एकोदर रक्त संबंध भी कहा है। हस्बैंड दोनों के अलग हैं, हस्बैंड 1, हस्बैंड 2, और जो वाइफ है वो एक ही है, बी है, इसका जो हस्बैंड है वो ए है, और ये जो हस्बैंड है उसको हमने जेड कहा था। ए से एक बच्चा हुआ, ए और बी से एक बच्चा हुआ दोनों के बीच में, जिसका नाम यहाँ पर एक्स दे रखा है, हम मान करके चलेंगे सी, और यहाँ हमने एक बच्चा हुआ जिसका नाम है वाई, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इजी है। एक वर्ड और है जिसको हमने कहा है विहित। विहित का अर्थ होता है इस अधिनियम के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जो इस अधिनियम के लिए रेफरेंस में बनेंगे उनको हम डिस्क्राइब कह देंगे। चलिए, अब दो डेफिनेशन और हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक डेफिनेशन है सपिंडर रिलेशन और एक डेफिनेशन है प्रोहिबिटेड रिलेशन। ऑलमोस्ट यही आपके डेफिनेशंस हैं, ज़्यादा डेफिनेशंस आपके नहीं हैं, क्योंकि हमने फुल जो है कस्टम है, रूढ़ी है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। जिला न्यायालय के बारे में पढ़ लिया है, पूर्ण रक्त, अर्ध रक्त और यूट्राइन ब्लड रिलेशन के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। विहित प्रिस्क्राइब क्या होगा वो भी हमने पढ़ लिया है। दो वर्ड्स आपके और बचते हैं अकॉर्डिंग टू रेफरेंस ऑफ सेक्शन नंबर 2F और 2G। दो डेफिनेशन आपके बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सपिंडर रिलेशन। सपिंडर रिलेशन क्या होता है? सपिंडर रिलेशन कोई व्यक्ति आपका सपिंड कैसे होगा ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग सभी जानते होंगे कि
हमारे जीवन का सबसे अंतिम जो संस्कार है उसको हमने अंतिम संस्कार कह दिया है। ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र जो है वो 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, ये अंतिम संस्कार जिसको हम कहते हैं, 16 संस्कारों के अंदर पहला संस्कार जन्म से पूर्व से ही शुरू हो जाते हैं। 15वां कौन होता है? 15वां विवाह होता है, और विवाह के बाद में जो बचता है वो 16वां संस्कार जो है वो अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार के अंदर अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलॉसफी हम मान करके चलते हैं कि व्यक्ति के ऊपर 3 तरह के ऋण होते हैं। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, और देव ऋण। तीन तरह के ऋण होते हैं। ऋण मतलब उधार, ठीक है, उधार है, चुकाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल चुकाना पड़ेगा। ठीक है, चुकाने का मतलब ये है कि चुकाना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। देव ऋण कैसे पूरा होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे नीचे ये देव ऋण, अगर आप देवताओं के लिए अगर कोई काम हमने तय कर रखे हैं, उनको अगर आप चुकता कर देते हैं, जैसे कि आपने हवन कर दिया, आपने अपने ही रिलीजन के, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो कार्य किया है, उससे आपके देव ऋण चुक जाते हैं, ऐसा हम मानते हैं। उधार जो है आपका खत्म हो जाता है। जो एक हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग हमारे समुदाय हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग देव ऋण के बारे में हमको डिस्कस किया हुआ है। आपने हवन कर दिया, देव ऋण पूरा हो गया। आपने भूखे को खाना खिला दिया, देव ऋण पूरा हो गया है। ठीक है, आपने मंदिर के अंदर कुछ चढ़ावा दे दिया है, देव ऋण पूरा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपने जो आपकी जो टैक्सेस हैं, आपकी जो संप्रदाय है, संप्रदाय के अनुसार जो आपने आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर रखा है, उनके अगर कोई बुकलेट्स हैं, उनको आपने छपा दिया, पब्लिश करवा दिया और बांट दिया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़े, देव ऋण पूरा हो जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन, या हम मान करके चले इंडियन, संपूर्ण भारत के लिए नहीं है, लेकिन हम एक कम्युनिटी की बात करें, केवल हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि देव ऋण अलग अलग संप्रदाय के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसी प्रकार ऋषि ऋण की बात करते हैं। ऋषि ऋण मतलब, ऋषि का मतलब होता है आपका टीचर। ठीक है, जनरली बात करते हैं टीचर, आचार्य, उसको हमने ऋषि कह दिया, आचार्य। आचार्य 2 तरह से हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है, और टीचर भी हो सकता है। कोई आपका टीचर है तो भी हम मान करके चलेंगे वो आपका ऋषि। उसका उधार कैसे चुकाएंगे आप? उसका उधार, उसकी दी हुई जो है आपके ज्ञान है, उसका दिया हुआ जो आपको विद्या है, उसके दिया हुआ जो आपने अध्ययन प्राप्त किया है, उसको सही मायने में अगर आप यूटिलाइज करते हैं, उसी एवज में आप अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं, या उसका जो ऋण है, आपने उसने जो आपको अध्ययन करवाया है, आपको जो संस्कार दिए हैं, आपको जो शिक्षाएं दी हैं, उनका प्रचार प्रसार करके एक सभ्य राष्ट्र को निर्माण करना है। हम मान करके चलते हैं आपके ऋषि ऋण का चुकता या ऋषि ऋण पूरा हो गया। अब बचता है केवल एक पितृ ऋण है, जो हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, केवल एक ही बात कर रहे हैं, ऋषि ऋण, बाकी सभी हम हटा देते हैं। सॉरी, पितृ ऋण की बात करना, बाकी सब हटा। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति कहते हैं कि पितृ ऋण, क्योंकि हम एंशिएंट टेक्सचर की बात कर रहे हैं अभी तक, और उसी को ही हम बेस मान करके हिंदू रिलीजन बनाया है, हिंदू लेजिस्लेटिव लॉज
में भी उनको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया गया है, जो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द कंसेप्ट है, उसको हमने एक्सेप्ट किया है और उसको अडॉप्ट किया है, जैसे कि हमने देखा है। पितृ ऋण कब पूरा होता है? जब कोई भी उसका पुत्र है, ठीक है, मनुस्मृति में कहा गया है पितृ ऋण पूरा करने के लिए ही हमें सन की रिक्वायरमेंट होती है, पुत्र की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए पुत्र की हम मांग करते हैं, चाहे वो भगवान हो चाहे वो किसी और से। पुत्र की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि पुत्र अंतिम समय के अंदर, जब उसका अंतिम संस्कार होगा, तब वह पुत्र अपने पिता के अंतिम संस्कार कर देगा। वह सभी सेरेमनीज जो अंतिम संस्कार के रूप में या फिंडल में जब रिक्वायरमेंट होगी, उनको वह पूरा कर देगा, जिसके अंदर एक संस्कार और होता है, इसी के अंदर एक सब्स्टिट्यूट होता है सपिंड, ठीक है। वह जब भी सपिंड का दान कर देता है, सपिंड कर देता है, तो वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। आपने अंतिम संस्कार के समय, अगर कोई हिंदू फिलॉसफी से जुड़े हुए लोग हैं, आपने देखे होंगे आपने देखा होगा कि जब अंतिम संस्कार किया जाता है किसी भी व्यक्ति का, तो जैसे ही हम उसको घर से शमशान के पास लेकर के जाते हैं, मोस्टली जो हिंदू फिलॉसफी के मानने वाले हैं, वो डेड बॉडी को जलाने की जो है वही अंतिम संस्कार को एक सही तरीके से, सही मायने में माना जाता है। कहीं ना कहीं हम किसी न किसी आइडियोलॉजी को किसी न किसी स्टोरी के साथ उसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो कुछ लोग मानते हैं, जैसे कि गरुड़ पुराण के अंदर है, जैसे कहा गया है, आप हमारा उपनिषद पुराण है, तो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति है 1 से लेकर के 12 दिन तक, जब एक्सपायर होता है तब से लेकर के 12वें दिन तक, 11वें दिन तक, तो उसका जो आत्मा है वो शरीर छोड़ तो देती है, लेकिन परिवार में निवास करती है, जब तक उसका मोक्ष के लिए सभी कार्य नहीं कर लिए जाते हैं, उसको विदा नहीं कर दिया जाता है, उसके अंतिम विदाई नहीं कर दी जाती। वह सभी कर्मकांड आवश्यक हैं जो अंतिम संस्कार में किया जाता है। सबसे पहला जो संस्कार होता है वो हम पिंडदान से शुरू करते हैं। पिंडदान का मतलब यह है कि जौ और चावल के कुछ गोले बना करके हम उस आत्मा के लिए, उस शरीर के लिए जो अभी निकला ही है लेकिन उस आत्मा के रूप में वो जुड़ा हुआ है, उसके लिए या उसके वहां तक पहुंचने के लिए कुछ खाना हम उसको देते हैं। तो उन पिंड दान, उसको पिंड बना करके हम उसको अर्पित करते हैं। वो 4 प्रकार के जो पिंड हैं, 4 तरह के पिंड होते हैं। एक हम घर पे देते हैं, एक घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं चौराहे के पास देते हैं, एक शमशान से जाने से पहले देते हैं, एक शमशान में देते हैं। इस तरीके से 4 पिंड दान हम करते हैं। अलग अलग कंसेप्ट में हो सकता है 3 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 7 भी हो, ठीक है। यूजुअली हम बात करें तो 4 पिंड दान किए जाते हैं। वो सेम डे किया जाता है जिस दिन हम अंतिम संस्कार, उस शव यात्रा को शुरू करते हैं, और अंतिम जब तक शमशान नहीं पहुंच जाते तब तक हम उसका यूज करते हैं। वह कौन कर सकता है? वह केवल पुत्र और पुत्र कर सकता है, ऐसा अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति कहा गया है, ठीक है। तो पुत्र की प्राप्ति के लिए वो इसीलिए किया जाता है कि अंतिम समय के अंदर वह पिंड दान करके उस व्यक्ति की मोक्ष प्रदान करने के लिए सहायक हो जाए, ताकि वह अपने गंतव्य स्थान पर जहां उसको जाना होता है वह पहुंच जाए। मनुस्मृति के अनुसार ये एक कर्मकांड है। कर्मकांड का आवश्यक रूप कहीं ना कहीं उपनिषद या वेदों से जुड़ा हुआ है, जो कि हमने एस्टेब्लिश कर रखा है। मनुस्मृति, क्योंकि हमने देखा है कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं स्मृति है, और स्मृति कहीं ना कहीं श्रुति अर्थात वेदों से जुड़े हुए हैं, और वेदों के अंदर ये कर्मकांड हमें एस्टेब्लिश ऑलरेडी किए हुए हैं, तो हम उन्हीं टेक्स्ट्स को यूटिलाइज या यूज करते हैं। उस पिंड दान करने का जो आवश्यक है वह पिंड दान करना ही सपिंड रिलेशन माना गया है। पिंड दान कौन कौन कर सकता है? पुत्र कर सकता है। पिंड से समझ गए होंगे आप, पुत्र कर सकता है। पुत्र अगर नहीं है तो पौत्र कर सकता है, ठीक है। पौत्र भी नहीं है तो प्रपौत्र कर सकता है। प्रपौत्र मतलब ग्रेट ग्रैंड सन। ये तीनों ही नहीं हैं, ये तीनों ही नहीं है। इसके बाद में जो पुत्र आता है, या जिसको सप्रपौत्र कह सकते हैं, वह पिंडदान तो नहीं करेगा, अथवा हम मान करके चलेंगे कि वह पिंड लेप दान कर देगा।
मतलब वह उस आटे से, जो चावल और जौ के आटे से बने हुए होंगे, वो गोले नहीं बना सकता, वो केवल पिंड दान करने का, मतलब पिंड लेप दान करने का, अर्थात उसको यूं ही अर्पित करने का अधिकारी है, वह पिंड दान करने का राइट नहीं रखता है। इस प्रकार अगर कोई बात किया जाए तो प्रथम पीढ़ी पुत्र, दूसरी पौत्र और तीसरी प्रपौत्र, ये तीन पीढ़ियां तो हैं किसी भी व्यक्ति के लिए पिंड दान करने का राइट रखती हैं, लेकिन चौथी पीढ़ी से लेकर के 7वीं पीढ़ी तक ये इसको पिंड लेप दान करने का राइट रखती है, पिंड दान करने का राइट नहीं रखती। ठीक है, हम यहां बात करके चलेंगे अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है। यहां लिखा है सपिंड, ठीक है, कहां तक? अप टू 7 जनरेशन तक, 7 पीढ़ियों तक आप सपिंड माने गए हैं। ठीक है, पिंड दान करना 4 पीढ़ियों तक बता दिया है, पिंड लेप दान करना 3 पीढ़ियों तक बता दिया है, पिंड लेप दान करना 4थी से लेकर के 7वीं पीढ़ी तक दान कर सकते हैं। लेकिन आपने वहां देखा होगा जब आप अंतिम संस्कार में जाते हैं तो जल आंधले, मतलब जल से भी हम अर्पण करते हैं, वो सभी व्यक्ति कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं? जो 7 to 14 जनरेशन तक आते हैं, हम उसको समानोदक कहते हैं। वह केवल उस व्यक्ति को, उस मोक्ष प्राप्त शरीर को केवल जल अर्पण करने का अधिकारी रखते हैं। इस प्रकार उसके बाद में सभी व्यक्ति जो 14 पीढ़ी के ऊपर है, लास्ट तक कितनी भी पीढ़ियां हो सकती हैं, वह उनके सभी सगोत्र माने गए हैं। इस प्रकार अगर हम बात करें एक साधारण व्यक्ति की, तो पहली एक व्यक्ति है ए, इसकी अगर हम बात करें, हम इसका अंतिम संस्कार के विषय में डिस्कस कर रहे हैं कि इसका पिंडदान हमें करना है। पुत्र कर सकता है, पुत्र कर सकता है, प्रपौत्र कर सकता है। ठीक है, 3 पीढ़ी आ गई। ये सभी इसका पिंड भी दान कर सकते हैं, पिंड लेप भी दान कर सकते हैं, और जल अर्पण भी कर सकते हैं। ये जो 3 व्यक्ति हैं पिंड भी दान कर सकते हैं, रेस्ट जो आटा बचेगा, जो उसका सामान बचेगा, वो उसी के अंदर ऐड ऑन कर देते हैं। मोस्टली हम देखे जाते हैं अलग से उसको ऐड ऑन नहीं करते हैं। गोले बनाने के बाद में जो शेष बचता है पिंड लेप, उसको भी हम उन पिंडों के साथ ही जोड़ देते हैं, तो उसको हम पिंड लेप कहते हैं, वो भी एक कर सकता है। ठीक है, साथ साथ वह जल अर्पण भी कर सकता है, जल आंधली भी दे सकता है, जैसा कि हम हमारे मनुस्मृति या मनुटेक्सट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये तीनों व्यक्ति ये तीनों कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। सेम 4थी पीढ़ी से लेकर के 7वीं पीढ़ी तक हमने डिस्कस किया। जो जनरेशन है 4 to 7 जनरेशन, वो केवल पिंड लेप कर सकती है और जल अर्पण कर सकती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें 7वीं पीढ़ी के बाद अप टू 7 से लेकर के 14 तक, ठीक है, वो केवल जल अर्पण कर सकती है, वो केवल जल अर्पण कर सकती है, केवल जलांजलि दे सकती है। ठीक है, इस तरीके से हमने इस सपिंड का स्ट्रक्चर बनाया है जो मनुस्मृति हमें एस्टैब्लिश करती है। क्वेश्चन ये है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्या ये हमें कहीं भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है? बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आपको 1% ही नहीं पूछा जाएगा कि सपिंड क्या होता है, समानोदक कौन होते हैं, सगोत्र कौन होते हैं, कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हम इस बेसिक कंसेप्ट को कि हमने इसका यूज क्यों किया है, इस वर्ड मीनिंग का यूटिलाइज हम क्यों करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको हम किस जगह से लेकर के हैं और किस जगह इसका यूज कर रहे हैं।
जब तक हम इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि पिंड सपिंड रिलेशन होते क्या हैं और सपिंड किया क्यों जाता है, आवश्यकता क्या है, और इस वर्ड का यहां मीनिंग क्यों यूटिलाइज किया गया है या यूज क्यों किया गया है, तब तक हम इस बेसिक कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाएंगे। हमने आपको वादा किया है सुमित एजुकेशन आपके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर नहीं है, आपके डीप कंसेप्ट पे है कि हर वर्ड का यूटिलाइज क्यों किया गया है। ये हमारा वादा पूरा होगा तब जब हम उस लॉ के कंसेप्ट को भी समझ पाएंगे कि हमने लॉ बना तो लिया, लॉ सब पढ़ा देंगे, कोई इश्यू नहीं है, बहुत अच्छा है, लॉ पढ़ना बहुत ही आसान है, लेकिन जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि लॉ बनाया ही क्यों गया है तब तक हम लॉ को समझना मुझे लगता है केवल 10% ही रहा है। 90% तो हम उस कॉन्सेप्ट पे ही नहीं जाएंगे कि लॉ बनाया क्यों गया है, रिक्वायरमेंट क्यों हुआ। ठीक है, तो यहां पर हम बेसिक कंसेप्ट को समझें कि सपिंड रिलेशन होता क्या है। तो इन व्यक्तियों के साथ ए व्यक्तियों की बात करेंगे तो इन व्यक्तियों के साथ इसका सपिंड रिलेशन माना गया है और सेम वही बात है 114 पीढ़ी तक ये सपिंड रिलेशन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली बात है, इसी कंसेप्ट को हम लेकर के जाते हैं। सपिंड दान कौन कर सकता है? 7 पीढ़ी तक कर सकता है। सपिंड और पिंड लेप 7 पीढ़ी तक हो सकता है। पिंडदान केवल 4 पीढ़ी तक, 1 2 3 4। ठीक है, देखा जाए तो 3 पीढ़ी, पुत्र पौत्र और प्रपौत्र। इस प्रकार अगर सब पिंड लेप की बात करें तो 4 से 7 पीढ़ी तक दान किया जा सकता है। आगे चलते हैं। क्या एक व्यक्ति अपनी माता का भी पिंडदान कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई समस्या नहीं। जब पिता का कर सकता है तो माता का भी कर सकता है। क्या एक व्यक्ति अपने नाना का भी पिंडदान कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति ये दिखा गया है कि जब तक अगर किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति का केवल पुत्री ही है, पुत्र है ही नहीं, तो उसकी पुत्री का वंशज अर्थात उसका दोहिता वह अपने नाना का पिंडदान कर सकता है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति या मनु टेक्सचर। लेकिन अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 3, व्हाट इज अ सपिंडर रिलेशन, और क्यों यूज किया गया है इस सपिंडर रिलेशन को, यहां हम किस कंसेप्ट देखते हैं। देखा गया है अगर कोई व्यक्ति है जिसका नाम है एक्स, किस किस का पिंडदान कर सकता है? अपने पिता का कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, सीधी सी बात है। क्या अपने दादा का कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल। इसी प्रकार अगर बात करें तो अपने परदादा का भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, क्यों? इसके लिए ये प्रपौत्र है, पौत्र है, पुत्र है। ठीक है, इसके लिए प्रपौत्र है, इसके लिए ये पौत्र है, इसके लिए ये पुत्र है। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहां पर? इसके बाद में हम बात करते हैं 1 2 3 4, 4th जनरेशन हो गई अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स। तो एक फर्स्ट जनरेशन इसको मानते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7। मैंने कहा आपको केवल 3 का ही कर सकता है, यहां हम छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं 7 तक। हमने कहा अकॉर्डिंग टू नॉर्म, जो हमने पढ़ा हमने पहले, इससे पहले यहां देखिए आप 1 2 3 ही व्यक्ति कर सकते हैं। 4th से लेकर के 7 जनरेशन तक अगर उसको इंक्लूड किया जाए तो, ठीक है, वैसे 3 ही व्यक्तियों का कर सकता है, पुत्र कर सकता है, पौत्र कर सकता है, प्रपौत्र कर सकता है, ये 3 ही है कंसेप्ट में। ठीक है, उस व्यक्ति को ऐड कर लेंगे जिस व्यक्ति का करना है, तो 4 पीढ़ियां हो गई। ठीक है ना, बाद में 4 से 7 तक पीढ़ियों तक पिंड लेप दान किया जा रहा है। इस व्यक्ति को ऐड कर लिया गया है तो ये 3 ही है, 4 हो गए। ठीक है, ये व्यक्ति फर्स्ट जनरेशन माना जाता है। तो 1 2 3 पुत्र पौत्र और प्रपौत्र का वह पुत्र पौत्र और प्रपौत्र उसका पिंडदान कर सकते हैं। यहां से लेकर के आगे तक 7वीं पीढ़ी तक की अगर हम बात करें, 7वीं पीढ़ी तक की बात करें या फिर इसको ऐड ऑन करें, पुत्र और प्रपौत्र की बात करते हैं,
तो बेसिकली जो कंसेप्ट है हमारा वो यहीं तक ही है कि हम 3 पीढ़ियों तक ही पिंडदान करते हैं, लेकिन कुछ कुछ टेक्सेस अलग अलग हैं जिसके अंदर हमने आइडेंटिटी देखी है कि वह उनका भी पिंडदान कर सकता है जो प्रपुत्र है। यूनिवर्सल यही है कि वह प्रपुत्र है जो उसका पिंडदान कर सकता है। ऐसा हम एक्चुअल मनुस्मृति के अंदर अगर हम देखते हैं तो 3 पीढ़ियों तक वह पिंडदान करने का अधिकारी है। पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको जनरेशन नंबर 1 माना जाता है तो इस हिसाब से ये 4 पीढ़ियों तक पिंडदान करने का अधिकारी है। 3 पीढ़ियों तक, 1 2 3 का। 5 से लेकर के 7 तक केवल पिंड लेप दान कर सकता है। ठीक है, पिंड लेप दान कर सकता है। ठीक, 7 के बाद में जल अर्पण केवल, यही हमने पढ़ा। बिल्कुल समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वापस समझा देता हूं। एक व्यक्ति एक्स को हम फर्स्ट जनरेशन मानते हैं, 3 पीढ़ियों तक ये पिंडदान कर सकता है। 3 के ऊपर जो 7वीं पीढ़ी तक है, मतलब 5 6 7 केवल पिंड लेप दान कर सकता है। 7 के ऊपर अगर कोई पीढ़ी है तो केवल जल अर्पण कर सकता है। पिंडदान और पिंड लेप करने का अधिकारी कहीं किसी भी स्ट्रक्चर्स के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, वेदों में भी नहीं लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू हिंदू आइडियोलॉजी, हिंदू फिलॉसफी। चलिए, यहां हमने देखा कि जो व्यक्ति पिंडदान करने का अधिकारी है, जो व्यक्ति पिंडदान करने का अधिकारी है, कर सकता है। इसी तरीके से क्या वह अपनी मदर का पिंडदान कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। फर्स्ट पीढ़ी तो सेकंड। क्या वह अपने नाना का पिंडदान कर सकता है? मदर के फादर जो हैं, 3rd जनरेशन। क्या उसके ऊपर राइट नहीं रखता? ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 3 डेफिनेशन देता है सपिंडर रिलेशन की। वो ये कहता है कि अपने को जोड़ते हुए 5 पीढ़ियों तक एक्स अगर क्या है, मेल है, तो वह अपने मदर का कर सकता है, दादी का, परदादी का, और जो भी उसकी सरदादी है उसका भी। एक्स अगर मेल है, ए है, ठीक है, क्योंकि फीमेल नहीं करेगी। पिंडदान करने का अधिकारी केवल मेल के पास ही है, फीमेल के पास नहीं है। तो ये सभी व्यक्ति, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 बात कर रहा हूं, ये सभी व्यक्ति इसके क्या है, सपिंड रिलेशन माने गए। और इसी तरीके से मदर की साइड देखेंगे, इंक्लूड 1, इसको ऐड करते हुए 3 पीढ़ियों तक, इसको ऐड करते हुए केवल 3 पीढ़ियों तक, ऊपर कोई पीढ़ी नहीं है। ठीक है, तो अपने को इंक्लूड करते हैं। मदर की साइड की अगर हम बात करेंगे तो 3 पीढ़ियों तक, और फादर की साइड, फादर की तरफ से देख रहे हैं तो 5 पीढ़ियों तक। ठीक है, जिसमें वह खुद इंक्लूड है, पहला 1 2 3 4 और 5। इसी तरीके से एक्स की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट पीढ़ी में है, ये फर्स्ट जनरेशन में है, तो मदर की साइड से 3 पीढ़ियों। क्यों? क्योंकि वह इसका पिंडदान करने का अधिकारी है। ये जो रिलेशन है वो सपिंड रिलेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 3 एफ में ऐसा कहा गया है, जो हमने स्पेशली यहां पर एक्सप्लेन किया है। ये सभी व्यक्ति इसके क्या है, ये सभी व्यक्ति इसके सपिंड रिलेशन माने गए हैं। जब इन व्यक्तियों को सपिंड मतलब पिंड दान करने का ये अधिकारी है, तो मुझे लगता है फिर जब पिंड ही दान कर देगा अंतिम संस्कार के समय में, अंतिम संस्कार के समय में, तो क्या ऐसे व्यक्ति को उन व्यक्तियों से विवाह करने का राइट दिया जाए? क्या हम मानेंगे कि ये एक तरफ से तो हमने इनका पिंडदान करना है, फिर ऋण मुक्त करना है इन लोगों को, और एक तरीके से इनसे विवाह करने का इनको राइट दे दिया जाए? ये नहीं होगा। मनुस्मृति में कहा गया कि जिन व्यक्तियों का आप पिंडदान करने के अधिकारी हैं, मनुस्मृति तो कहता है 7 तक आओ, मनुस्मृति कहता है 7 तक, करना ही मत। ठीक है, तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग देखें तो 7 पीढ़ियों तक, लेकिन सेक्शन 3 क्लोज एफ कहता है कि नहीं, 7 तक नहीं, केवल 5 तक ही हम पहुंच पाएंगे, 5 से ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 एक्स के लिए 5 पीढ़ियों तक सपिंड रिलेशन,
तो रिलेशन तो 7 तक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 बात कर रहे हैं 5 पीढ़ियों तक, जिसके अंदर वह खुद भी इंक्लूड है। और मदर की साइड से बात करें तो वहां पर 3 पीढ़ियों तक, जिसके अंदर वह खुद भी इंक्लूड है, सपिंड रिलेशन माने गए हैं। क्लियर? ठीक है, इनमें उसको विवाह करने का राइट नहीं होगा, जो हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, यहां पर केवल रिलेशन की बात कर रहे हैं। सेक्शन 3 जो है वो डेफिनेशन देता है कि इन व्यक्तियों को हमने सपिंड रिलेशन माना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी दे रखा है, हमने देखा है कौन होंगे सपिंड रिलेशन की बात करें। 2 व्यक्ति यहां तक देखें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मां की ओर से 3री पीढ़ी तक, पिता की ओर से 5वीं पीढ़ी तक, स्वयं को पहली पीढ़ी मानते हुए हमने देखा है स्वयं को पहली पीढ़ी मानी है, माता की साइड से 3 पीढ़ी तक और पिता की साइड से 5 पीढ़ी तक हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा है। ठीक है, 2 व्यक्ति सपिंड कहलाते हैं यदि एक दूसरे का सीधा पूर्वज हो। दोनों में से एक मानते हैं कि दोनों का एक ही पूर्वज है, जैसे कि अब विवाह करना चाहते हैं ए और बी, इनके अगर कोई व्यक्ति हैं, फादर एक हैं, सपिंड रिलेशन, फादर के फादर एक हैं, दोनों के एक ही हैं, सपिंड रिलेशन। सेम ये भी हैं सपिंड रिलेशन में, और ये भी हैं सपिंड रिलेशन। 4 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 4 3 2 1 खुद है एक जनरेशन। और इस तरफ से अगर हम बात करें, मदर की मदर भी एक हैं और दोनों के नाना भी एक हैं। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो सपिंड रिलेशन है। इस कारण से इन दोनों के बीच में विवाह होना संभव नहीं है। सेक्शन नंबर 5 क्लोज नंबर 5 में हमने यह एक्सप्लेनेशन किया है। आगे हम पढ़ेंगे जब और डिस्कस कर लेंगे, क्लियर? यहां तक समझ में है? सामान्य पूर्वज जो सपिंडों के भीतर माना जाता है, एक दूसरे के पूर्वज हैं, दोनों में से कोई एक सामान्य पूर्वज हो जो सपिंड सीमा के भीतर आता है। ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। धर्मशास्त्र कहता है और मनुस्मृति का 5.6 5वां अध्याय 60वां श्लोक, इसी के अकॉर्डिंग धर्मशास्त्र के अंदर भी हमने यहां देखा है, सपिंडता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्ते समानोदक भावस्तु जन्मो सा सप्तमा द्ववेत। पितृपक्ष में सपिंड संबंध 7वीं पीढ़ी में समाप्त हो जाता है। जन्म से 7वीं पीढ़ी तक समानोदक संबंध रहता है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। इस प्रकार का सपिंड होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। पिंडदान जौ के आटे का भी बन सकता है या चावल के आटे का भी बन सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी आचार्य से जो कर्मकांड करवाते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो हमने कहा वही होगा। सपिंड का एक्सप्लेनेशन, समान पिंड राइस बॉल ऑफर टू अनचेस्टर, पितरों को अर्पित करने वाली चावल की गोली या गोला माना गया। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सेम अगर बात करें सपिंड रिलेशन, माता की तरफ से खुद को स्वयं को पहली पीढ़ी मान रहा है, ठीक है, तो सेकंड जनरेशन उसकी मदर मानी जाती है, जैसे कि हमने देखा है, डिस्कस यहां से किया था। ठीक है, मदर सेकंड पीढ़ी हो गई, फिर उसके नाना हो गए, मदर के फादर, ठीक है, लिखा हुआ है नानी या 3री पीढ़ी तक जो भी है उसकी नाना नानी। ठीक है, इन दोनों का ही पिंडदान कर सकता है। एक ही बात कर रहे हैं, फादर की तरफ से ये एक व्यक्ति है, एक तो 2 फादर हो गए, दादा हो गए, परदादा हो गए और सरदादा हो गए। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस हमने ये डिस्कस किया है। इस तरह से देखें तो सेल्फ खुद फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 3री से आगे सपिंड नहीं माने जाएंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है। इस तरफ से अगर फादर की तरफ से बात करें, सेल्फ खुद है एक, फादर सेकंड पीढ़ी, ग्रैंडफादर थर्ड, ग्रेट ग्रैंड और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड 5वीं पीढ़ी तक है। इसके बाद में कोई सपिंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 क्लोज एफ के अकॉर्डिंग यहां पर सपिंड रिलेशन इतना ही है। बाकी कोई शादी कर ले हमको कोई समस्या नहीं।
सेल्फ मदर सपिंडा, यही सेम ऑप्शन दिया रखा है। व्हाट इज मीन चेक इट, किया जा सकता है। सेल्फ फादर है कि नहीं किया जा सकता है। इसके ऊपर अगर कोई है, मान लीजिए कि किसी के पड़नाना जिंदा है और सपिंड रिलेशन में मैरिज करना चाहती है, अलाउ है, हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपिंड रिलेशन होती तो है लेकिन हम उसको बैरिकेड नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल से भी हम इसको समझ सकते हैं। क्या दो चचेरे भाई बहन विवाह कर सकते हैं या नहीं? अब क्वेश्चन इस बात का है, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, एक बॉय है एक गर्ल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एग्जाम्पल हम सेट करते हैं कि दोनों क्या सपिंड रिलेशन में आते हैं या नहीं आते हैं। दोनों सपिंड रिलेशन में कैसे आ सकते हैं? अब एक की बात करें, सबसे पहले आती है पहली पीढ़ी के अंदर, ठीक है। ए और बी की बात कर रहे हैं हम, यहां देख लेंगे। क्या इन दोनों के फादर एक हैं? क्या इनके सेकंड जनरेशन की बात करें तो एक हो ही नहीं सकता। सेकंड जनरेशन की बात करें, इनके फादर एक हैं? नहीं, फादर अलग अलग हैं दोनों के। ए के फादर एफ हैं, ए के फादर जो हैं वो एक्स हैं और बी के जो फादर हैं वो वाई है। दूसरी पीढ़ी में आते हैं, क्या इनके फोर फादर जो हैं या जिसको हम कह सकते हैं दादाजी जो हैं, ग्रैंडफादर हैं, वो एक है या नहीं है? बिल्कुल, यहां आ गया मामला दोनों का एक। थर्ड जनरेशन के अंदर इन दोनों के फोर फादर एक है, इसलिए इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो सपिंड रिलेशन माना गया है। इस कारण से ये दोनों विवाह नहीं किया है। लिखा गया है विवाह की अनुमति नहीं है, मैरिज नॉट परमिटेड बाय द सेक्शन 5 क्लोज 5 के अकॉर्डिंग। जब हम आगे और पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। दूर का एग्जाम्पल देखते हैं। क्या दूर के चचेरे भाई बहन चौथी पीढ़ी विवाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? वही एग्जाम्पल है, सेम देखते हैं यहां पर भी। ए और बी की बात करते हैं, फर्स्ट पीढ़ी है ए और बी, दोनों के बीच के अंदर अगर बात करते हैं, सेकंड फादर एक है क्या? नहीं है साहब। ग्रैंडफादर एक है क्या? नहीं है, ठीक है। यहां पर बात करें फोर्थ पीढ़ी में कर सकते हैं क्या? फोर्थ पीढ़ी की बात आ गई यहां पर, ये आ गई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आ गई, ये एक है, ये एक है, इसलिए विवाह नहीं होगा, विवाह की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल हो, विवाह कब एक्सेप्ट होगा? ये है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन एक्सेप्ट क्या है? एक्चुअल में विवाह को हम एक्सेप्ट करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं पांचवी पीढ़ी के ऊपर निकल जाए, हमें कोई समस्या नहीं है कि उनके पांचवी पीढ़ी तक तो देख लिया हमने, उनके जो फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, कोई एक नहीं है। अब उसके बाद में कोई व्यक्ति अगर अनचेस्टर सेम है, हमें कोई समस्या नहीं है, सपिंड में विवाह किया जा सकता है, सपिंड में विवाह किया जा सकता है, हम इसको परमिट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। सेम ही है जो टेक्सास बता रहे हैं। विवाह अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा की बात करें 7 तक जनरेशन है और सेम ही कंसेप्ट जीवित मोहन का भी है। और विवाह के अधिनियम का अनुमत हमने कह रखा है 7 पीढ़ी की माता के लिए। लेकिन अब हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 और 5 की बात करें तो यहाँ जो अलाउ है वो हम मदर की साइड तक 3 पीढ़ी तक और फादर की साइड तक 5 पीढ़ी तक ही हम उसको अलाउ करते हैं। इसके बाद में हम नहीं करेंगे। अगर ऐसा विवाह किया जाता है तो शुरू से ही एब इंश्योर प्रारंभ से या आरंभ से ही शून्य हम मानते हैं। इनमें विवाह अगर किया भी जाता है तो वह पूर्णतः शून्य मान लिया गया था। चलिए द लास्ट डेफिनेशन जिसको हम प्रोहिबिटेड रिलेशन कहते हैं। अब तक हमने पढ़ा सपिंड रिलेशन ऊपर जा रहा है, अब नीचे भी जाएगा। ए और बी मैरिज करना चाहते हैं, बिल्कुल इन दोनों के बीच की ही बात कर रहे हैं, समझेंगे। इन दोनों का पूर्व पुरुष एक ना हो, पूर्व पुरुष एक नहीं हो मतलब इनके फादर एक नहीं होने चाहिए, फोर फादर एक नहीं होने चाहिए कंटिन्यूसली। कब तक? जब तक है। हमने वहां देखा कि 5 पीढ़ी के ऊपर सपिंड रिलेशन में आ रहे हैं। 5 पीढ़ी के ऊपर अगर कोई व्यक्ति है तो सपिंड में नहीं आएगा, 6 पीढ़ी तक सपिंड में नहीं आएगा, ऊपर भी नहीं आएगा। लेकिन ये व्यक्ति इनके प्रोहिबिटेड रिलेशन में तो आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है, एग्जाम्पल ये हमें देता है और ये एक्सप्लेन करता है, ए और बी का कोई भी पूर्व पुरुष
उनसे पहले पैदा हुआ कोई भी पुरुष नहीं होना चाहिए, चाहे वो 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, 8th में। 5th तक तो रोक ही रहे हैं, 4th पीढ़ी तक तो रोक ही, 4th जनरेशन तक तो रोक ही रहे हैं। और इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि वह उनको सेपरेट रिलेशन में आ रहे हैं, तो सेपरेट रिलेशन में तो मैरिज नहीं कर सकते हैं। वो हम सेक्शन 3 क्लोज नंबर F ऐसा कहता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोहिबिटेड रिलेशन, तो प्रोहिबिटेड रिलेशन में हमने कहा कि इन दोनों का कोई भी एक पूर्व पुरुष नहीं होना चाहिए, पुरुष अनंत तक कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार कोई वंशज एक नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई वंशज एक नहीं होना चाहिए। ए और बी का एक पुत्र हो गया, मान लीजिए दोनों की शादी हो गई, ए एक्सपायर हो गया मान लीजिए, तो क्या वे अपने पुत्र से विवाह कर सकते हैं? नहीं कर सकती। एक पुत्री हो गई, ठीक है, तो बी एक्सपायर हो गई, तो क्या वह अपनी पुत्री से विवाह कर सकता? नहीं कर सकता। ये प्रोहिबिटेड रिलेशन माना गया, ठीक है। तो पहली बात, अपने पूर्व पुरुष से विवाह नहीं करेगा, अपने वंशजों से विवाह नहीं करेगा। दूसरा कंसेप्ट है, इनकी पत्नियों से भी विवाह नहीं करेगा। जैसे आपके फादर कौन है? मदर है, लेकिन मदर से नहीं कर रहा है, ये तो उसके सेपरेट रिलेशन में आ रही है, प्रोहिबिटेड रिलेशन में भी आ रही है। प्रोहिबिटेड रिलेशन में मदर के अलावा स्टेप मदर भी आ रही है भैया, स्टेप मदर भी आएगी, स्टेप मदर भी आएगी। क्यों? क्योंकि वह पिता की तो पत्नी है, आपकी माता नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी फादर की वाइफ है। तो यहां पर लिखा गया है कि पिता की कोई पत्नी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार वंशजों की भी कोई पत्नी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए इसकी बहू है, वधू, तो क्या वह ससुर से विवाह कर सकता है? नहीं करेगा। दूसरा कंसेप्ट आ गया। पहला कंसेप्ट वापस रिपीट करता हूं, पूर्व पुरुष, इनसे पहले जो एंसेस्टर हैं उनसे विवाह नहीं करेगा। इसके जो कॉग्नेट्स हैं, ये एग्नेट्स हो गए, ये कॉग्नेट्स हो गए, इनसे भी विवाह नहीं करेगा। इनकी वाइफ, अगर इनकी कोई पत्नियां हैं, इनसे भी विवाह नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर विवाह किया जा रहा है तो चेक करेंगे। अगर इन दोनों की कंसेप्ट की बात करेंगे तो सपेंडर रिलेशन चेक करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि बी व्यक्ति ये है, बी व्यक्ति ये है, इन दोनों के बीच में क्या विवाह किया जा सकता है? नहीं किया जाएगा, ठीक है। दोबारा समझाता हूं। ए व्यक्ति है जो अपने पूर्व पुरुष, अगर ए या कंसेप्ट कर ले बी, दोनों की बात कर ले, बी की बात करेंगे। पहले बी की बात करेंगे तो दोनों का पूर्व पुरुष नहीं होना चाहिए। पूर्व पुरुष नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वह सेपरेट रिलेशन में आ रहा है। अब चूंकि बातें हम दूसरे की कर रहे हैं, तो ए की बात कर रहे हैं, पहले बी की बात कर लेते हैं। बी अगर बात कर रहे हैं तो इनका कोई पूर्व पुरुष से ये विवाह नहीं करेगा। अगर बी को अगर मैरिज करनी है, अगर मान लीजिए एफ जो है वो ए हुआ, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में विवाह नहीं होगा, ठीक है। वह ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी जो उसका पूर्व पुरुष है। इसी प्रकार अगर बात करें बी की, तो उसका वह कोई कॉग्नेट वंशज भी नहीं होना चाहिए, इसका कोई वंशज भी या कॉग्नेट्स भी नहीं होना चाहिए। ए की बात करें तो वह अपने पिता से तो नहीं कर सकता, लेकिन उनकी पत्नियों की बात करें तो वह अपनी पत्नियों से विवाह नहीं करेगा, ठीक है। इसी प्रकार वंशज कॉग्नेट्स की भी पत्नियों से वह विवाह नहीं करेगा, ठीक है। दोनों चीजें समझ में आई। तीसरी चीज है, अपने पिता की पत्नी, वाइफ, फादर्स वाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मदर है, नहीं करेगा, करना ही नहीं। स्टेप मदर, उनसे भी नहीं करेगा। इसी प्रकार भाई की पत्नी से, ब्रदर वाइफ जो आपकी भाभी है, भाभी से मैरिज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पूर्व पुरुष की पत्नी आपसे पहले अगर उस परिवार में पैदा हो गए तो वो प्रोहिबिटेड रिलेशन में माने जाएंगे, ठीक है। आपकी दादी नहीं है लेकिन दादी का भाई है, उनसे भी विवाह नहीं करेगा, क्लियर, ठीक है। आपकी नानी है तो नानी से भी विवाह नहीं करेगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपका पुत्री नहीं है लेकिन पोत्री है, उनसे भी विवाह नहीं होगा। ऐसे एग्जाम्पल हम यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक हमने प्रोहिबिटेड रिलेशन और बना दिए हैं, जैसे कि हमने बात करा कि अगर बी मैरिज करना चाहती है अपने ताऊ से,
ठीक है, अपने अंकल से मैरिज करना चाहती है तो नहीं कर सकता। कारण क्योंकि वह उन दोनों के रिलेशन जो है वो प्रोहिबिटेड रिलेशन में, सपिंड रिलेशन में तो नहीं है लेकिन प्रोहिबिटेड रिलेशन में है। कारण क्या है? क्योंकि वह उस परिवार में उसके पूर्व पुरुष हैं, उससे पहले पैदा हुआ है, उन व्यक्तियों से यह विवाह नहीं किया जाएगा। साधारणतः बात करें, जिसका एक ही गोत्र है, सगोत्री है, वह सभी प्रोहिबिटेड रिलेशन में माने जाते हैं। ठीक है, अब कोई भी एक्स वाई जोड़ लीजिए आप, वह सभी उसके सेपरेट रिलेशन में माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ हमने स्पेसिफिक दिए हैं, अगर वह आपके सगोत्री भी नहीं है तो भी वह आपके प्रोहिबिटेड रिलेशन में नहीं आएंगे। जैसे कि बुआ है आपकी, ठीक है, फादर की सिस्टर है, अगर परिवार में रहती है जब तक तो करना ही नहीं है क्योंकि एक ही गोत्र के हैं। आप शादी हो गई तो इनके जो हस्बैंड हैं, आपके जो फूफा हैं, उनसे भी आप मैरिज नहीं कर सकते हैं किसी भी स्थिति के अंदर, लिखा गया है स्पष्ट। मामा है आपके, ठीक है, तो जब मामा की बात करेंगे तो मामा से तो मैरिज नहीं करेंगे, डेफिनेटली बात है, क्योंकि वे आपके उस तरफ से सेपेंडर रिलेशन में आ रहे हैं, फादर के मदर के जो है वो ब्रदर हैं। लेकिन इनकी वाइफ है, मामी से भी आप मैरिज नहीं करेंगे अगर आप मेल हैं। इस तरीके से आपके ये सभी प्रोहिबिटेड रिलेशन में आते हैं। कुछ डायग्राम्स हमने दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल हमने सेट कर रखे हैं। सबसे पहले देखेंगे, 2 persons are prohibited if one was the wife and husband of the lineal ancient descendant of wife of brother, father, brother, brothers, grandmothers और grandmother brother। ठीक है, 2 व्यक्ति निषिद्ध संबंध प्रोहिबिटेड रिलेशन के अंदर पीतन माने जाएंगे यदि एक दूसरे के पूर्व पुरुष वंशज का पति पत्नी रहा हुआ, एक दूसरे के भाई बहन, चाचा मामा, नाना दादा की भाई बहन की पत्नी रही होगी, सभी प्रोहिबिटेड रिलेशन में माने जाते हैं। मनुस्मृति भी कहता है इसके अंदर, जो स्त्री माता का सपिंड न हो, पिता के गोत्र का न हो, वही द्विज के अंदर विवाह नहीं किए जाएंगे। सपिंड का मतलब, गोत्र का मतलब यहाँ हमने स्पेसिफिक कर दिया। अगर आप कोई भी सगोत्री हैं तो आप उनमें अपने गोत्र के अंदर विवाह करने का अधिकारी नहीं रखते हैं, क्योंकि वह सभी आपकी प्रोहिबिटेड रिलेशन के अंदर माने जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, एक पुरुष की अगर हम बात करेंगे तो पुरुष के लिए प्रोहिबिटेड रिलेशन कौन कौन से होंगे? माता, क्योंकि माता इसलिए है क्योंकि आपकी फादर की वाइफ है। दादी, क्योंकि आपके ग्रैंडफादर की वाइफ है। इसी प्रकार मैटरनल पॉलिसीज में भी देखते हैं तो नानी से विवाह नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी मदर की जो है वो मदर है, तो उनसे भी नहीं। इस प्रकार परदादी से भी नहीं करेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। पुत्री से नहीं करेंगे, पोत्री से नहीं करेंगे, नातिन से, डॉटर से नहीं करेंगे, सन्स डॉटर से नहीं करेंगे, डॉटर्स की डॉटर से भी, नातिन से भी नहीं करेंगे, सिस्टर से आप मैरिज नहीं करेंगे, लिख रखा है ऑलरेडी। इसी प्रकार मैं टिक लगा रहा हूं यहाँ, इसका मतलब यह क्रॉस। ठीक है, फादर्स विडो, स्टेप मदर की अगर हम बात करें, उनसे भी आप विवाह नहीं करेंगे। ठीक है, मदर्स मदर, हस्बैंड विडो, इनसे भी आप विवाह नहीं करेंगे। एंसेस्टर के अंदर मदर्स मदर की मदर जिसके हस्बैंड विडो हो गए, उनकी बात करें। फादर सिस्टर, बुआ से भी आप मैरिज नहीं करेंगे, मौसी से भी नहीं करेंगे, भाभी से भी नहीं करेंगे, चाची से भी नहीं करेंगे, मामी से भी नहीं करेंगे, भांजी, भतीजी, चचेरी, और इस तरीके से हमने दे रखा है ऑलरेडी। साली से भी आप विवाह नहीं करेंगे। ड्यूरिंग वाइफ लीनेट, जब तक पत्नी जिंदा है तब तक आप नहीं करेंगे। एक फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल के लिए भी फादर से नहीं करेंगी, दादा से नहीं करेंगी, नाना से नहीं करेंगी, पुत्र से नहीं करेंगी, पौत्र से नहीं करेंगी, नाती से नहीं करेंगी, भाई से नहीं करेंगी। इस तरीके से ये हमने दे रखा है ऑलरेडी, वही जो चीजें जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली। ठीक है, अब हम बात करें, बेसिकली इसका मीनिंग जो देखा जाएगा वो यही है कि इनके अंदर विवाह करने का रीजन हमने इसलिए इस्टेब्लिश किया है कि इनके अंदर विवाह आप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप सगोत्री हैं, प्रोहिबिटेड रिलेशन में। कहीं ना कहीं इनका स्पेसिफिक जोड़ा गया है। उसका कारण क्या है कि सपेंड रिलेशन और प्रोहिबिटेड रिलेशन में मैरिज करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है जो स्पेसिफिक हम देते हैं? आनुवंशिक शुद्धता रहेगी, आपकी जेनेटिक जो है वो प्योरिटी बनी रहेगी, पारिवारिक संरचना एक्यूरेट बनी रहेगी, कौन किसका मामा है, कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है, वो ऑलरेडी हमको डिस्कस, जो फैमिली है वो प्रिजर्व रहेगी। फैमिली ऑलरेडी इस तरीके से रहेगी कि हमको ऑलरेडी ध्यान नहीं कौन किसका मामा, चाचा, ताऊ है। अदरवाइज घर में शादी होने लग जाएगी तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। ठीक है, धार्मिक व्यवस्था, रिलीजन जो है कंसेप्ट हमारा बना, जो स्ट्रक्चर
तो जो धार्मिक ऑर्डर है वो बना रहेगा, कौन किससे शादी करना चाहता है, कौन किससे शादी नहीं कर सकता है, वो ऑलरेडी हम लोग को दिखाया जाएगा। ठीक है, वंश की स्पष्टता, कौन किसका मामा है, कौन किसका ताऊ, कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी पुत्री है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसके पिता है, दादा है, दादी हैं, ये ऑलरेडी हमें पता लग जाएगा, क्योंकि हमें ये क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। HMA में 7 और 5 पीढ़ियों को, और अब क्योंकि हमने देखा था कि हमने 7 पीढ़ियों तक माना है सपिंड अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हमने कहा कि ये 5 पीढ़ियों तक ही हम इसको रोक लेते हैं। और इसी तरीके से अगर मदर की बात करें, मदर की तरफ से सपिंड कौन होंगे, वहाँ हमने कहा कि 5 पीढ़ी तक हो सकता है, लेकिन केवल हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर 3 पीढ़ियों तक हमने देखा है, जो ऑलरेडी हमने अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स देखा है। इसका रीजन भी, कंसेप्ट भी यही होगा। इसके आगे देखते हैं द लास्ट टॉपिक, लास्ट डिस्कशन, और डेफिनेशंस क्लॉज हमारा क्लियर होता है यहाँ। इसके बाद में हम सेक्शन नंबर 4 देखते हैं। ओवरराइडिंग किसकी की गई है, कौन कौन से चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 4 स्पेसिफिकली 2 चीज़ों के बारे में देखता है, या तो जिसके लिए हमने लॉ बना दिए हैं, ठीक है, तो जिसके लिए हमने लॉ बना दिए हैं, तो फिर आप देखेंगे कि उन लॉ को अब आपको सेकेंडरी एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, आपको उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स दे रखे हैं उसी को ही आप एक्सेप्ट करके चलेंगे और एक्सेप्ट मान करके चलेंगे और उसको फुलफिलमेंट करेंगे। अगर आप इस एक्ट के जो प्रोविजन है जिसके विषय में हमने स्पेसिफिक बना दिए हैं, तो आप उस एक्ट के ही प्रोविजन मान करके चलेंगे, कारण क्योंकि सेक्शन नंबर 4 ऐसा कहता है कि उनके ऊपर हमने ओवरराइडिंग कर दी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मैं बात करूं कि पहले बिफोर 1955 एक व्यक्ति एक से अधिक मैरिज कर सकता है, वो बी से कर लेगा, एक्स से कर लेगा, वाई से कर लेगा, जेड से कर लेगा, इसके अलावा और भी नाम मैं जोड़ू, जी से कर लेगा, एच से कर लेगा, जी ओ से कर लेगा, पी से कर लेगा, क्यू से कर लेगा, 26 होते हैं कैपिटल, एक वो खुद है, 25 से कर सकता है, फिर उसके बाद में है 25 और कर लेगा, अनंत है, कोई इसका बैरिकेड्स नहीं है अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलॉसफी, जितनी चाहे उतनी कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। वो पालनहार वही है, प्रिजर्व वही है, सभी की पालना उसी को करना है, सबको मेंटेनेंस उसको देख रहा है, अनबाउंडेड है, अनंत है, ठीक है, इटर्नल है, जब तक चाहे जब तक करे, हमें कोई समस्या नहीं, डेली करे। प्रश्न ये है कि हमने क्या किया, हमने 1955 के अंदर, कई बार समस्याएं हमारे लिए होती हैं कि लॉ बनाया है क्यों गया है, मुस्लिम लॉ से हम कंपेयर कर लेते हैं अपने आप को कि साहब वहां तो 4 की परमिशन दे रखी है, तो समस्या यह है कि हमारे पास 1 की परमिशन ही नहीं, हमको 1 ही क्यों दिया जाए, हमको भी 5-7 और दिया जाए, कम से कम एटलीस्ट 4 तक तो दी जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू लॉ या हिंदू फिलॉसफी के एंशिएंट टेक्सचर के अंदर लिमिटेशन है ही नहीं। जब लिमिटेशन है ही नहीं तो हमने लिमिट बाउंड कर दी 1 है, वहां ऑलरेडी लिमिट बाउंड है, इसलिए हमने लिमिटेशन नहीं कर रखी। ठीक है, तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर लिमिटेशन नहीं है उसके लिए तो हमने लॉ बना दिया है, लेकिन हमारे पास भी अगर व्यवस्थाएं होती किसी भी टेक्सचर के अंदर, ये तो शायद हो सकता है आप लोगों का नुकसान ही है या फायदा है, क्योंकि आज के महंगाई को देखते हुए या फिर आज के जो सोसाइटी बैलेंस को देखते हुए, ठीक है, एक ही होना चाहिए, विवाह एक ही है, अगर आप सही तरीके से उसको मेंटेन कर लेते हैं तो एक ही होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास वहां पर भी किसी तरीके से अगर कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट लॉ होता कि 1 से अधिक विवाह किए जा सकते थे, 5 कर सकते थे, 10 कर सकते थे, तो मुझे लगता है इस पर भी लॉ मेकिंग की रिक्वायरमेंट लेजिस्लेटिव को अभी तक तो नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम कुरान के अकॉर्डिंग सेम सिमिलर पोजीशन पर बने रहते हैं। आने वाले भविष्य के अंदर हो सकता है वहां पर भी मुस्लिम लॉ के ऊपर भी ये बैरिकेड्स अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म लॉ के अकॉर्डिंग रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 से अधिक आप सभी को बैलेंस नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू जनरल लॉस। मैं किसी भी लॉ के अगेंस्ट नहीं हूं, चाहे वह हिंदू लॉ हो, चाहे वो मुस्लिम लॉ हो, चाहे वो कोई और लॉ है, वो अकॉर्डिंग टू हम एक कंपेयर कर रहे हैं, इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि लॉ का जो मेकिंग है वो कैसे बनता है, क्यों रिक्वायरमेंट होती है। हिंदू फिलॉसफी के अंदर कहीं पर भी बैरिकेड्स नहीं थे,
जब बैरिकेड्स नहीं थे तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम उस पर बैरिकेड्स कितने स्तर पर लगाएंगे। तो जब हमें बैरिकेड्स ही लगाने होते हैं तो हम बेस्ट लॉ चुनते हैं। इसीलिए हमने कहा है नाइदर हैव ए स्पोस एट ए टाइम ऑफ द मैरिज, विवाह के समय पक्षकार का कोई भी जीवित पति और पत्नी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स विवाह एक ही हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता। वहां ऑलरेडी बैरिकेड 4 पर लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू कुरान। तो जब कुरान में बैरिकेड्स लगे हुए हैं तो हम उसको कम कर रहे हैं, वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन एटलीस्ट उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ऑलरेडी बैरिकेड 4 पर है, जो कि मोहम्मद साहब ने कहा है कि अल्लाह ने ऐसा कहा है। हमने 1955 के अंदर कहा कि बिफोर 1955 एक से अधिक मैरिज कर सकता है, लेकिन हमने कहा कि यहां पर एक लॉ बना दिया है। हमने कहा कि एक विवाह किया जाएगा। सेक्शन 5 क्लोज नंबर 1 के अकॉर्डिंग एक से अधिक विवाह नहीं किए जाएंगे। अब कोई व्यक्ति ये कहता है कि साहब मेरे तो परदादाजी ने 4 कर रखी है, और उनके सरदादाजी ने 8 कर रखी थी, और उनके पिताजी ने 12 कर रखी थी, और उनके पिताजी ने 16 कर रखी थी, और मेरे पिताजी ने 2 कर रखी, मुझे भी परमिशन दी जाए? नहीं। कारण आपने कहा कि अब तो हमारी कस्टम है साहब 2, 4, 5 तो करनी है। ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने इसलिए ऑलरेडी लॉ बना दिया है, और सेक्शन 4 करता है कि उनके लिए ओवरराइडिंग करेगा जहां पर हमने लॉ बना दिए हैं। अगर कोई ऐसा लॉ या कस्टम जो इसके अगेंस्ट है, उस लॉ और कस्टम को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको यही लॉ मानना पड़ेगा जो हमने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में लिख दिया। क्लियर? यहां समझना है मेरी बात को? लागू होने से पहले प्रचलित नियम अब कोई प्रभाव में नहीं होगा। यहां स्पेसिफिक लिखा है प्रीविजो टैक्स कस्टम कॉज टू हैव इफेक्ट मैटर प्रोवाइड इन दिस एक्ट, जो ऑलरेडी इस एक्ट के अंदर है। फिर अब आपको कोई भी कस्टम देखने की आवश्यकताएं नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमने इस विषय में लॉ आपको बना दिया। आपने कहा कि साहब मैं 2 से 4, 2 से मैरिज, 4 से मैरिज, 8 से मैरिज, 10 से मैरिज कर सकता था, कस्टम चली आ रही है, मिनिमम 2 तो करते ही हैं। ऐसा नहीं होगा। लॉ बना दिया गया है, लॉ ही मानना पड़ेगा। पुराने टेक्सचर को एक्सेप्ट सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा। ठीक है? यह अधिनियम पुराने व्यक्तिगत कानूनों को, रीति रिवाज को प्रतिस्थापित करता है। हमें कोई समस्या नहीं है। अगर इसके सिमिलर हैं, एक्सेप्टेबल है, तो हमें कोई समस्या नहीं है, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है? इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, एक सेकंड कंसेप्ट है कि ऐसा कोई लॉ बना हुआ है जो इसके अगेंस्ट है, हम उसको भी अनइफेक्टेड करते हैं कि अब उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मान करके चलेंगे कि वह शून्य हो गया है। यहां पर एक नियम निकल करके आता है फैक्टम बेल्ट का सिद्धांत। तो हम एक लैटिन मैक्सिम है फैक्टम बेल्ट, तो हम जब सेक्शन 29 पढ़ेंगे तब भी हम उसको ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। फैक्टम बेल्ट कहता है कि जनरली एक सिंगल, हम छोटे पैराग्राफ की अगर हम बात करें, छोटे सेंटेंस में अगर हम बात करें, फैक्टम बेल्ट का जो सिद्धांत है वो ये कहता है जो ऑलरेडी चीज घटित हो चुकी है, जो ऑलरेडी चीज घटित हो चुकी है, जो काम हो चुका है पहले, क्या उसकी यूटिलाइज बना रहेगा या नहीं बनेगा? जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर ऑलरेडी किसी व्यक्ति ने बिफोर 1955 ये एक्ट बना, हिंदू मैरिज एक्ट कब बना? 1955 में। हमने कहा कि एक व्यक्ति है जो अब बी के अलावा सी से मैरिज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट ऐसा कहता है। और कौन सा कहता है? सेक्शन नंबर 5 कहता है कि सेक्शन 5 के अंदर लिखा हुआ है कि एक से ज्यादा पत्नियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि उसने ऑलरेडी सी से मैरिज बिफोर 1955 ही कर लिया, ठीक है, 1955 के बाद में नहीं करेगा, बिफोर 1955 ही कर लिया है, सी से मैरिज कर ली है ऑलरेडी, तो क्या ऐसे विवाह की वैलिडनेस बनी रहेगी? सेक्शन 4 कहता है अकॉर्डिंग टू फैक्टम बेल्ट उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा जो ऑलरेडी घटित हो चुकी है। और जब ऑलरेडी घटित हो चुकी है तो उनके लिए हम एक्सेप्ट करके मानेंगे कि यहां कोई समस्याएं नहीं आएगी और उसको एक्सेप्ट करते हैं। इस प्रकार से ये हमारा जो सेक्शन 3 और 4 है वो कंप्लीट होता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे। आप जुड़े रहें, नेक्स्ट लेक्चर लेकर के फिर हम आते हैं। थैंक यू।